हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर दिल्ली और कोरोना से जुड़ी हुई है। दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कोरोना के खिलाफ उठाए गए कदमों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और इसे शुक्रवार को दाखिल करने के लिए कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उठाए गए कदमों की रिपोर्ट दाखिल करें। दिल्ली में कोरोना की बुरी हालत है और ये हालात आगे और भी बिगड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है और स्टेटस रिपोर्ट राज्यों से मांगी है। सीधे हम हमारे संवाददाता निपुण सहगल का रुख करते हैं। निपुण, और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए विकास, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महीनों पहले संज्ञान लिया था देश भर में कोरोना के इलाज की जो स्थिति है उस मसले पर। आज उसी मामले की सुनवाई थी। काफी दिनों बाद ये मामला लगा था और सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कहा है कि पिछले 2 हफ्ते में दिल्ली में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी है। हम लगातार ऐसी रिपोर्ट्स देख रहे हैं और स्थिति चिंताजनक है। राज्य सरकार हमें बताए कि वो किस तरह से स्थिति से निपट रही है, उसकी तैयारियां क्या है। राज्य सरकार ने कहा भी कि हमने अस्पतालों में बेड सुरक्षित रखे हैं कोरोना के मरीजों के लिए और कुछ बातें बतानी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप विस्तार से हमें बताइए, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कीजिए। साथ ही साथ पूरे सभी राज्यों से भी स्टेटस रिपोर्ट मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि अगर राज्यों ने सावधानी नहीं बरती तो दिसंबर में स्थिति बहुत बुरी हो सकती है। सभी राज्यों को सावधान रहने की जरूरत है। जी निपुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। निपुण जानकारी दे रहे थे किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और इस बात को लेकर उन्होंने टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर हालात काबू में नहीं किए गए तो दिसंबर तक और भी बुरे हालात हो जाएंगे। हमारे साथ हमारी दिल्ली से सहयोगी अंजलि सिंह जुड़ी हुई हैं। अंजलि का रुख कर लेते हैं। अंजलि, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कड़ा रुख अपनाया दिल्ली के हालात को लेकर। बिल्कुल, देखिए, और कड़ा रुख अपनाने की जरूरत भी है। सुप्रीम कोर्ट से जो फटकार लगी है ये जरूरी भी है क्योंकि ये पहले से ही पता था कि प्रदूषण होने वाला है दिल्ली में, क्योंकि हर साल होता है। ठंड बढ़ेगी तो कोरोना का प्रभाव ज्यादा बढ़ सकता है, ये भी आकलन लगाया जा रहा था। तो तैयारियां क्या पहले से ज्यादा बेहतर की जा सकती थी? त्योहारों का समय था तो ऐसे भी और ज्यादा पुख्ता इंतजाम सरकार की ओर से किए जाने चाहिए थे और वो तमाम चीजें जो अब कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो बेड्स बढ़ाने की संख्या बढ़ाने को लेकर हो या अस्पतालों में मैन पावर बढ़ाने को लेकर हो, ये तमाम कदम और पहले उठाए जा सकते थे। इससे पहले जून में जब हमने पीक देखा था कोरोना का तो भी इतने ज्यादा मामले नहीं थे जितने की अभी आ रहे हैं। रोजाना अगर आप औसतन देखिए तो 6,500, 6,000, 7,000 ऐसे मामले रिपोर्ट हो रहे हैं दिल्ली में और मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। तो ये जो सवाल है ये जरूर खड़ा होता है कि क्या पहले से और ज्यादा बेहतर इंतजाम नहीं किए जाने चाहिए थे और इसलिए ऐसे समय में जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है कि क्या इंतजाम किए गए हैं और जो फटकार लगाई गई है वो भी काफी जरूरी थी। तो लोगों को तो पालन करना ही है, लेकिन सरकार को भी अपने इंतजाम और पुख्ता करने चाहिए थे पहले से ही। जी हाँ, बिल्कुल, सरकारों को और ज्यादा जागरूक होना चाहिए था। पहले से स्थितियों को आकलन करते हुए ज्यादा कड़े कदम उठाने चाहिए थे। हमारे सहयोगी मुंबई से अजय दुबे और जयपुर से मनीष शर्मा जुड़ गए। सीधे पहले अजय दुबे का रुख कर लेते हैं। अजय, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं अभी तक। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि लॉकडाउन के हालात नहीं है, लेकिन क्या आने वाले समय में आपको लग रहा है कि वहां लॉकडाउन जैसी स्थितियां बन सकती हैं जिस तरह से लोग लापरवाही कर रहे हैं? देखिए विकास, संशय बना हुआ है इस बात को लेकर। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन की संभावना नहीं है, पर कल ही उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की कही हुई बात थी कि संभावना है कि अगर हालात बिगड़े तो लॉकडाउन लग सकता है। ये वो पूरी बात है जो लोगों के मन में संशय बनाई हुई है। और एक और पहलू है, एक पहलू दूसरा ये है कि मुंबई में जो ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे उम्मीद की गई थी कि मुंबई में कि त्योहारों के बाद पीक आएगा, फिर से एक नई लहर देखने को मिलेगी। अच्छी बात यह रही कि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। पिछले एक हफ्ते 1000 के नीचे रहा कोरोना का आंकड़ा, लेकिन अभी स्थिति ये है कि जो दिल्ली से लगातार ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके चलते प्रशासन सकते में है। जो मुंबई की मेयर है उनसे मेरी बात हो रही तो उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि दिल्ली से अजय, आपके आसपास लोग मुझे दिख रहा है मास्क नहीं लगाए। देखिए जरा कौन कौन मास्क नहीं लगाए, जरा पूछिए मास्क लगाना क्या जरूरी नहीं है? मैं इसी बात पर विकास आने वाला था अपनी बात पूरी करके, और एक नजर फिर से मैं दिखाता भी चलता हूं। देखिए ये वो पूरा दुकान का इलाका है और आसपास जितने लोग आपको दिखाई दे रहा है। अब आपने ये बात कही और कैमरे का फ्रेम मुड़ा है। भाई आपने मास्क नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? मास्क नहीं लगाया आपने?
तो देखिए आपने ये बात कही और कैमरे का फ्रेम जैसे ही मुड़ता है लोग हरकत में आ जाते हैं, जैसे कैमरे के लिए मास्क लगा रहे हैं, खुद की जान की चिंता है। तो बाजारों का सूरत हाल यही है, सुबह का समय है, सुबह भीड़ कम है, पर शाम को और सुबह जो फल के बाजार होते हैं वहां पर शाम को मुंबई के लगभग हर कोने में भीड़ लोगों की हो जाती है। तो ये सूरत हाल है, आंकड़े कम है। अच्छी बात यह कि आंकड़े कम है, रिकॉर्ड लेवल पर इस समय टेस्टिंग हो रही है। मुंबई में कल 17,000 के आसपास टेस्टिंग हुई, अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था, लेकिन जो पॉजिटिव आंकड़ा था वो 1100 के आसपास ही था। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है मुंबई का, खासतौर पर मुंबई का, महाराष्ट्र से अलग हट के बात करें, चाहे वो बीएमसी हो चाहे दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो ये चाहते हैं, उनकी ये खुले तौर पर मांग है। मुंबई की मेयर भी हमसे कह रही है कि जो हैवी ट्रांसपोर्ट के साधन है, चाहे वो फ्लाइट हो चाहे कुछ हो, उनको बंद किया जाए। फिर एक नजर आपको दुकानों की तरफ लेके चलते हैं, सूरत हाल दिखाते हैं। देखिए दुकानों में क्या इंतजाम है। ठीक सामने हमारे एक ग्रोसरी की दुकान है, क्रिसमस का पर्व आने वाला है तो उसके आपको पेड़ दिखाई देंगे। तो लोग यहाँ पर मास्क में मोटे तौर पर दिखाई दे रहे हैं और जो रेडी पटरी वाले हैं संभाव थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है वो उनके साथ है, बिना मास्क के बिना सैनिटरी के इंतजाम के वो लोग खड़े हैं यहाँ पर। तो बड़े दुकानें जो हैं उन्होंने मास्क का भी इंतजाम किया हुआ है, उन्होंने लोगों को हाथ धुलने के लिए भी कहा हुआ है। दुकान में एंट्री के साथ ही जो बातें हैं, प्रोटोकॉल है, उनको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। पर जो फुटपाथ पर दिक्कत है वो जस की तस बनी हुई है। पॉजिटिव जो बात है वो एक यही है कि जो पॉजिटिव आंकड़ा है वो अभी कम है। जी अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। मनीष शर्मा भी जयपुर से हमारे साथ बने, लेकिन हमारे साथ न्यूयॉर्क से डॉक्टर धीरज कॉल जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर धीरज, एक बात हमने देखी है कि लोग अपने आप खुद डॉक्टर बन जा रहे हैं, खुद एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके जबरदस्त साइड इफेक्ट आ रहे हैं। क्या लोगों को इस तरह से खुद डॉक्टर बनकर एंटीबायोटिक लेने की जरूरत है? देखिए ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है और मैं भारत में पहले भी रह चुका हूँ, तो ये मुझे पहले से बहुत खतरनाक लगता है कि कोई भी एंटीबायोटिक जाके कोई भी दवाई खरीद सकता है। एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट मैंने कितने लोगों की किडनी फेलियर देखा है पेन मेडिकेशन से, एंटीबायोटिक जैसे कि गेंटामाइसिन से। ये तो एक बहुत क्रॉनिक इशू है और मोदी जी बहुत अच्छा हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि वो इसको अपटेक करेंगे कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई एंटीबायोटिक कभी भी ना ले सके। डॉक्टर धीरज, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक का बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल किडनी फेलियर तक कर सकता है और क्या क्या बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, आप एनाफिलेक्सिस में जा सकते हैं, स्किन के रैशेस हो सकते हैं, हार्ट पे इफेक्ट आ सकता है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसे ऑटो इम्यून डिजीजेस ट्रिगर हो सकते हैं जिसका इलाज में हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत दिक्कत आएगा, बहुत सारा फाइनेंशियल ड्रेन हो सकता है। इसीलिए मैं तो ये मानता हूँ कि जितने अच्छे मोदी जी डिसीजन ले रहे हैं, आई होप कि ऐसा कोई लॉ आए कि फार्मेसी पे एक तो फार्मासिस्ट का होना बहुत जरूरी है, अपनी डिग्री टांग के वो चले ना जाए कोई और आदमी दवाई दे रहा हो। दूसरी बात ये कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई एंटीबायोटिक, कोई भी ऐसी दवाई जो हार्म पहुंचा सके, क्योंकि देखिए दवाई एक तरीके की चाकू या तलवार है, उससे आप मदद भी ले सकते हैं और अपना खुद का हार्म भी कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कितनी डोज लेनी है, कब तक लेनी है, खाने के बाद लेनी है, खाने से पहले लेनी है। एक डॉक्टर की बहुत जरूरी इसमें है। लेकिन कोरोना काल के दौरान अगर आप इतनी एंटीबायोटिक इंडिया के अंदर यूज हुई है कि रेजिस्टेंस आ जाएगा, सुपर बग के डेवलप होने के चांसेस हैं और फिर जो एंटीबायोटिक्स काम करती थी वो काम करना बंद कर देंगी। ये एक और प्रॉब्लम अपने हाथ में आ जाएगी। जी, तो सुपर बग आने के चांसेस होंगे अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आप एंटीबायोटिक का। किडनी लिवर फेलियर तक हो सकता है। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि आप दवाइयों का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करिए। जो आपको बिना डॉक्टर की सलाह के करना है वो क्या है? मास्क लगाना है, हाथ लगातार धोते रहना है और सामाजिक दूरी का इस्तेमाल करना है। डॉक्टर धीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय दुबे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंजलि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो सीधे आपको जयपुर ले चलेंगे। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी वहां से हैं और राजस्थान वो राज्य है जहां पर पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना का विस्तार हुआ है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं किस तरह से कोरोना का विस्तार हो रहा है और तमाम राज्यों को हिदायत दी है, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने और यह कहा है कि अगर समय पर एहतियातन कदम नहीं उठाए तो आने वाले महीने यानी कि दिसंबर में हालात बुरे होंगे। और ऐसे ही एक राज्य का रुख कर लेते हैं, राजस्थान, जहां पिछले कुछ दिनों में लगातार मामले बहुत ज्यादा तेजी से आगे आए हैं और जो इन्फेक्शन रेट है वो भी बढ़ा है। मनीष, लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। मौसम, त्योहारी मौसम में उन्होंने जबरदस्त लापरवाही बरती और अब हालात इतने बिगड़े हैं कि राजस्थान उन राज्यों में आ गया है जहां पिछले एक हफ्ते के दौरान सबसे ज्यादा केस आए।
जी बिल्कुल विकास, राजस्थान की अगर बात की जाए तो पिछले 4 दिनों में यानी दीपावली के बाद जिस तरीके से लोगों ने लापरवाही भरा रवैया अपनाया, उसी का नतीजा है कि 50% केस जो हैं वो पिछले 4 दिनों में बढ़ गए हैं। राजस्थान में संक्रमितों का आंकड़ा तकरीबन 2.5 लाख तक पहुंच गया है। तकरीबन 2000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और यही वजह थी कि अशोक गहलोत सरकार को 8 बड़े शहरों में रात्रिकालीन यानी नाइट कर्फ्यू ऐलान करना पड़ा। विकास, अभी भी खतरा टला नहीं है, लेकिन लोग इसके बावजूद शादी समारोह के आयोजन कर रहे हैं। अगर मैं जयपुर की बात करूं तो आने वाली 25 नवंबर को अकेले जयपुर में 4000 से ज्यादा शादियां हो रही है। यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में जो अनुमति देने के लिए कार्यालय खोला गया है वो रविवार और शनिवार को छुट्टियों के दिन भी खोलना पड़ा। लोग लगातार अनुमति के लिए आ रहे हैं। इसको देखते हुए लगता है, जैसा आपने भी बताया, कि दिसंबर में हालात और भयावह हो सकते हैं। जी, लेकिन अगर नाइट कर्फ्यू लग रहा है और दिन में शादी ब्याह की अनुमति मिल रही है तो फिर ऐसे तो हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। सरकार को और सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए मनीष? जी निश्चित तौर पर विकास, लेकिन सरकार ने उसमें एक प्रावधान ये किया है कि यदि कोई शादी समारोह में शामिल होने जा रहा है और उसके पास कार्ड है तो उसे आने जाने की छूट दी जाएगी। यानी कि शादी समारोह में अधिकतम 100 लोगों की बात करके सरकार ने पल्ला झाड़ा है, लेकिन धड़ाधड़ शादियों की अनुमतियां दी जा रही हैं। उससे लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। जी मनीष, आप अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनीष बता रहे थे किस तरह से हालात जो है वो सरकार काबू करने की कोशिश कर रही है एक तरफ, लेकिन शादियों को मंजूरी देना वाकई में सवाल उठाता